क्लास 12 अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी के बारे में बताया जाएगा। तरंग प्रकाशिकी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कक्षा 12 के लिए कम से कम इसमें से 10 नंबर का आएगा। तो आज चालू करते हैं, शुरू से लास्ट तक इसे पढ़ाया जाएगा। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो सन 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने प्रकाश की प्रकृति के संबंध में तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार पहला चीज बताएं कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो पहला चीज यह बताएं, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है, फैलता है, होता है। तो पहला चीज यह बताएं कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है, फैलता है। दूसरा चीज हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे ध्वनि की भांति या आंतरिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगेंस ने एक माध्यम ईथर की कल्पना की। अभी आगे ईथर के बारे में बताएंगे। तीसरा बताएं, जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। पहला चीज का बताए थे, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होती हैं। दूसरा बताएं कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे ध्वनि की भांति, ध्वनि मतलब जो बोल रहे हैं, या आंतरिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? आंतरिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने उस माध्यम ईथर की कल्पना की। तीसरा बताएं, जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित अथवा अपवर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं। और चौथा बताएं कि विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है। अलग अलग रंगों की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? अलग अलग होती है। ये हाइगेंस के सिद्धांत थे। इसी सिद्धांत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से जान लेते हैं क्या सिद्धांत दिए थे हाइगेंस के अनुसार। पहला दिए थे कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। दूसरा का बताएं कि तरंगे जो होती हैं वो आंतरिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम ईथर की कल्पना किए। तीसरा का बताएं, जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं। चौथा बताएं कि विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। अलग अलग रंग की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, इसे देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाइगेंस ने वह माध्यम ईथर की कल्पना की थी। ईथर की कल्पना इसलिए किया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक और भारहीन पदार्थ उपस्थित है, जिसे ईथर कहते हैं। अब ईथर ही क्यों चुना? ईथर में प्रत्यास्थता और जड़त्व के गुण पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने ईथर की कल्पना की। और ईथर की कल्पना के आधार पर उन्होंने समझाया कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो वह अपने चारों ओर स्थित ईथर के कण को कंपन कर देने लगते हैं। उनके चारों ओर उपस्थित ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। यह कंपन करते हुए कण तरंगाग्र उपस्थित कहलाते हैं। दूसरा का देखो, ये लिखा गया, कंपन करते हुए ईथर के वे कण जो कंपन के समान कला में होते हैं। समान कला क्या होता है अभी आगे बताएंगे। तरंगाग्र कहलाते हैं। अब ये तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं।
एक गोलीय तरंगाग्र होता है, एक रेखीय तरंगाग्र होता है, एक समतल तरंगाग्र होता है। इन तीनों तरंगाग्र के आधार पर हम परिकल्पना करेंगे प्रकाश के तरंग के परावर्तन और तरंग के अपवर्तन की। एक बार फिर से जान लेते हैं हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो शुरू में ही बताया था कि हाइगेंस तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम ईथर चुने थे। ईथर इसलिए चुने थे क्योंकि उसमें प्रत्यास्थता और जड़त्व के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए जो है हाइगेंस ने ईथर चुना। ईथर की परिकल्पनाओं के आधार पर समझाया कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो अपने चारों ओर स्थित ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। दूसरा का बताएं, कंपन करते हुए ईथर के वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाते हैं। के प्रकार तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। मुझे भी चमचे वाला कुछ मार दिया। क्या होते हैं? पहला बताएं गोलीय तरंगाग्र। पापा पापा नहीं देखूंगा। हो जाएगा। गोलीय तरंगाग्र किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र नहीं करूंगा। को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। अब इसका चित्र कैसे होगा देखो। इन तरंगों को हम क्या कहेंगे? गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। इधर भी निकलेगा, चार ओर बनाया जाएगा तो कैसा बनेगा? पहला बताए गोलीय तरंगाग्र किसी बिंदु स्रोत से, यही बिंदु स्रोत है जहां से तरंगे निकल रही हैं, किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। ये सब तरंगे निकल रहे हैं, बाद में जाके इसे गोले का आकार बना देंगे। दूसरा का बताया रेखीय तरंगाग्र। रेखीय स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र को हम रेखीय तरंगाग्र कहते हैं। मान लीजिए रेखीय तरंगाग्र है, रेखीय तरंगाग्र है। दूसरा बताएं रेखीय तरंगाग्र किसी रेखीय स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र को रेखीय तरंगाग्र कहते हैं। रेखीय तरंगाग्र का फिगर देख लीजिए, ऐसा बनता है। तीसरा समतल तरंगाग्र किसी चपटे स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र की दूरी बहुत अधिक होती है। मान लीजिए एक समतल तरंगाग्र हम बना दे रहे हैं। यहाँ से तरंगे निकल रही हैं। इन तरंगों को क्या कहेंगे? समतल तरंगाग्र कहते हैं। सफलता हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलता क्या है और विफलता क्या थी? कुछ वैज्ञानिक हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को नकार दिए। अब क्यों नकारें, क्या सफल हुए, वही जानना है। सफलता में पहले जो है बताया जाएगा हाइगेंस ने के तरंग सिद्धांत
से तरंग के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। दूसरा बताएं, दूसरा व्यतिकरण तथा प्रकाश के विवर्तन या कह सकते हैं तरंग के विवर्तन की व्याख्या। सिद्धांत की सफलता यह थी कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से तरंग के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। दूसरा का सफलता थी व्यतिकरण तथा प्रकाश के विवर्तन या कह सकते हैं तरंग के विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। अब विवर्तन का होता है प्रकाश या तरंग किसी छिद्र या तीक्ष्ण मोड़ से गुजरते हैं तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाते हैं, जिसे हम विवर्तन कहते हैं। इसे आगे हम पढ़ाएंगे। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलता क्या थी? एक वैज्ञानिक थे माइकलसन मोर्ले ने काल्पनिक माध्यम ईथर को नकार दिए। इन्होंने बताया कि ईथर पर्यावरण में उपस्थित नहीं है। दूसरा विफलता ये थी, दूसरा यह सिद्धांत प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं करता। ध्रुवण की व्याख्या नहीं करता है। प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या इसलिए नहीं करता है क्योंकि हाइगेंस ने प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में माना था। इसलिए जो है यह सिद्धांत प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाता है। यही दो विफलताएं थी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की। दो सफलता थी, दो विफलता थी। सफलता क्या थी? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या किया जा सकता है। दूसरा था कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन की पूर्ण रूप से व्याख्या करता है। विफलताएं थी, एक वैज्ञानिक थे माइकलसन मोर्ले ने काल्पनिक माध्यम ईथर को नकार दिया कि इस पर्यावरण में ईथर उपस्थित नहीं है। दूसरा, यह सिद्धांत प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं करता है। ध्रुवण की व्याख्या इसलिए नहीं करता है कि प्रकाश को उन्होंने अनुदैर्ध्य माना था, इसलिए अनुदैर्ध्य तरंगे ध्रुवण की व्याख्या नहीं करती हैं। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या। ये हर साल 3 नंबर में पूछा जाता है, या तो परावर्तन पूछेगा या तो अपवर्तन पूछेगा।